नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। भारत चाइना सैन्य वार्ता, भारत ने दो टूक कहा, हॉट स्प्रिंग, गोगरा और अन्य टकराव के पॉइंट खाली करे चीन। जी हां दोस्तों, भारत ने चीन के साथ शनिवार को हुई 12वें दौर की सैन्य वार्ता में हॉट स्प्रिंग, गोगरा और पूर्वी लद्दाख में विभिन्न तनाव वाले बिंदुओं से सैनिकों की तत्काल वापसी पर जोर दिया। दोनों देशों के बीच यह वार्ता करीब 9 घंटे चली। सूत्रों ने बताया कि इस दौरान सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। पूर्वी लद्दाख में एलएसी के चीन की ओर स्थित मोल्डो बाउंड्री पॉइंट पर हुई वार्ता के परिणाम पर अभी तक कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि आज की बातचीत से गोगरा और हॉट स्प्रिंग के सैनिकों की वापसी प्रक्रिया की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रगति होगी। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों ने बाकी तनाव वाले पॉइंट पर शांति लाने, सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पर आगे बढ़ने और संयुक्त रूप से जमीनी स्तर पर स्थिरता बनाए रखने पर चर्चा की। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों के बीच बातचीत सुबह 10:30 बजे शुरू हुई और शाम 7:30 बजे तक चलती रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टोक्यो ओलंपिक्स, सिंधु ने रचा इतिहास, ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। जी हां दोस्तों, भारत की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। पीवी सिंधु ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी है। पीवी सिंधु ने इससे पहले रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। पीवी सिंधु ओलंपिक के व्यक्तिगत इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। पुरुषों में पहलवान सुशील कुमार ने 2018 और 2022 वाले ओलंपिक में यह कारनामा किया था। पहलवान सुशील कुमार के बाद लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली सिंधु दूसरी भारतीय खिलाड़ी और पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। सुशील ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य और 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता था। दोस्तों सिंधु ने ब्रोंज मेडल के मैच में चीन की शटलर बिग जिआओ पर 21-13 और 21-15 से जीत दर्ज की। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह सिंधु का मात्र दूसरा ओलंपिक था। रियो में सिंधु ने डेब्यू किया था। रियो ओलंपिक के फाइनल में स्पेन की कैरोलिना मारिनन के हाथों हार गई थी। टोक्यो में सिंधु को सेमीफाइनल में ताइवान की ताई जू यिंग के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कश्मीर में पत्थरबाजों पर सख्ती, सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करते पकड़े गए तो पासपोर्ट नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी भी नहीं कर सकेंगे। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों पर पत्थर फेंकने वालों पर अब सरकार सख्त एक्शन लेने के मूड में है। रविवार को राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया। इसके मुताबिक पत्थरबाजी करते हुए पकड़े जाने पर पासपोर्ट नहीं मिलेगा। ऐसे लोग सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकेंगे। राज्य सरकार के अधिकारियों के मुताबिक कश्मीर सीआईडी की स्पेशल ब्रांच ने सभी सिक्योरिटी यूनिट को एक आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि राज्य के जिस व्यक्ति को भी पत्थरबाजी करते पकड़ा जाए उसे किसी तरह का सिक्योरिटी क्लियरेंस न दिया जाए। पत्थरबाजी के आरोप लगने पर डिजिटल सबूत और पुलिस रिकॉर्डिंग की भी जांच की जाएगी। वहीं दोस्तों जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यह आदेश भी दिया था कि राज्य में जन्म लेने वाली महिला के पति को भी मूल निवासी का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 हटने के बाद केंद्र सरकार ने निवासी प्रमाण पत्र देने का नियम भी बदल दिया था। नए नियम के मुताबिक राज्य में 15 साल या इससे ज्यादा समय तक रहने वाले व्यक्ति वहां का मूल निवासी माना जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टोक्यो ओलंपिक में सिंधु के बाद हॉकी में भारत ने दिखाया दम, 41 साल बाद पुरुष हॉकी की टीम सेमीफाइनल में पहुंची। जी हां दोस्तों, भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में इतिहास रच दिया है। टोक्यो ओलंपिक में हॉकी के क्वार्टर फाइनल मैच में भारतीय टीम ने ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारत की ओर से दिलप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह और गुरजंत सिंह ने गोल किए। भारतीय हॉकी टीम ने ग्रेट ब्रिटेन पर दबदबा बनाए रखा। भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने आक्रामक खेल दिखाया। भारतीय हॉकी टीम ने 7वें, 16वें और 57वें मिनट में गोल किए। सिंधु के बाद हॉकी में भारत ने दम दिखाया और 41 साल बाद पुरुष हॉकी की टीम सेमीफाइनल में पहुंची है। हॉकी में भारतीय टीम ने 4 दशक बाद यह इतिहास दोहराया है। अब भारतीय टीम अगर एक मैच और जीत जाती है तो भारत का पदक पक्का हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
बड़ा खुलासा, स्टूडेंट वीजा पर जा रहे हैं पाकिस्तान, आतंक की ट्रेनिंग लेकर लौट रहे हैं जम्मू कश्मीर के युवा। जी हां दोस्तों, तमाम नाकाम कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान घाटी में अशांति के लगातार प्रयास कर रहा है। 2021 में ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने अभी तक 7 पाकिस्तानी नागरिकों सहित 89 आतंकवादियों को मार गिराया और फिर भी 200 से ज्यादा आतंकवादी अभी भी सक्रिय हैं। यह सभी सेना के रडार पर हैं। कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने कहा कि इन 89 आतंकवादियों में से 7 विदेशी आतंकवादी थे। यह संख्या पिछले साल के मुकाबले कम है, लेकिन इस साल ज्यादा संख्या में उनके शीर्ष कमांडर मारे गए। इसी दौरान सेना की 15वीं कोर के जनरल अफसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में करीब 200 से 225 आतंकवादी मौजूद होंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि इस साल अभी तक सीमा पार से घुसपैठ की कोई कोशिश सफल नहीं हुई। दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने बताया कि घुसपैठ की 1-2 कोशिशों की सूचना थी। हमने अभियान चलाया जिसका लक्ष्य आतंकवादियों का पता लगाना और उन्हें मार गिराने का है, लेकिन जमीनी स्तर से मिली सूचना के अनुसार घाटी में 15वीं कोर के जोन में घुसपैठ की कोई कोशिश सफल नहीं हुई है। वहीं दोस्तों, इलाके में अभियान चलाकर पिछले सप्ताह 3 आतंकवादियों को मारे जाने के संबंध में सेना के अधिकारी ने बताया कि 3 आतंकवादियों में से 2 वैध वीजा लेकर 2017-18 में पाकिस्तान से भारत आए थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सागर धनक्कड़ हत्याकांड केस में क्राइम ब्रांच ने तैयार की चार्जशीट, सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ी। जी हां दोस्तों, सागर धनक्कड़ हत्याकांड के मामले में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट तैयार कर ली है। सोमवार यानी कि कल दिल्ली पुलिस इस मामले में यह महत्वपूर्ण चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर सकती है। दरअसल दोस्तों, सुशील कुमार सागर धनक्कड़ हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, क्राइम ब्रांच की करीब 3 महीने की तफ्तीश में सामने आया कि मामले में सुशील कुमार समेत कुल 20 आरोपी शामिल है, जिनमें से अब तक दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। ये 15 गिरफ्तारियां दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा से हुई है। इस मामले के 5 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनमें 3 इनामी बदमाश भी शामिल हैं। सागर हत्याकांड के इनामी बदमाश प्रवीण उर्फ चोटी, जोगेंद्र काला और राहुल फरार हैं। जांच के दौरान पता चला है कि वर्चस्व की लड़ाई के चलते सागर पहलवान की हत्या की गई थी। सुशील कुमार के खेमे के जूनियर पहलवान सागर पहलवान की टीम में चले गए थे, जिसकी वजह से सुशील पहलवान नाराज था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भारी बारिश के बाद उफान पर यमुना नदी, दिल्ली प्रशासन ने दी बाढ़ की चेतावनी। जी हां दोस्तों, देश के कई राज्यों में मानसून जमकर सक्रिय है, जिसके कारण कुछ जगहों पर भारी बारिश और भूस्खलन के कारण हालात खराब हैं। दिल्ली एनसीआर में भी बादल जमकर बरस रहे हैं। इसके अलावा पहाड़ों पर हो रही तेज बारिश के चलते दिल्ली में यमुना नदी इस वक्त उफान पर है। बुधवार को हरियाणा के यमुनानगर में हाथनी कुंड बैराज के दिल्ली की तरफ तक करीब 1,69,000 क्यूबिक पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से यमुना नदी में पानी का बहाव तेज होता गया और राजधानी में यमुना नदी का जल स्तर शुक्रवार को खतरे के निशान को पार कर गया था। हालांकि अब भी यह जल स्तर खतरे के निशान के करीब ही है। ऐसे में आशंका जताई जा रही कि दिल्ली में यमुना का जल स्तर अभी और बढ़ सकता है। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली प्रशासन ने शुक्रवार को बाढ़ की चेतावनी दी है। साथ ही यमुना से सटे मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों को निकालने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं, क्योंकि राजधानी में नदी ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के बीच 205.33 मीटर के खतरे के निशान को पार कर गई थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, महबूबा मुफ्ती के बयान से गुपकार अलायंस में फूट के संकेत, कहा पीडीपी अकेले करती है केंद्र का विरोध। जी हां दोस्तों, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के एक बयान से जम्मू कश्मीर की राजनीति में गुपकार गठबंधन के महत्व पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ उनकी ही एक ऐसी पार्टी है जो केंद्र सरकार का विरोध कर रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, साउथ कश्मीर के पुलवामा में शनिवार को पीडीपी के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करने के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केंद्र सरकार पीडीपी के नेताओं को एजेंसियों की धौंस दिखाकर या कुछ देने की पेशकश करके उन्हें पार्टी से तोड़ने की कोशिश कर रही है। पीडीपी चीफ ने कहा कि अगर आप विरोध करना बंद कर देंगे तो आपका अस्तित्व नहीं रहेगा। अगर हमें रहना है तो पीडीपी को केंद्र सरकार के सामने उस तरह से खड़ा होना होगा जैसे वह अभी है। पीडीपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो केंद्र सरकार के कदमों का विरोध कर रही है, इसलिए उन्हें कुछ नेताओं को कुछ देने की पेशकश करके या फिर एनआईए, ईडी जैसी एजेंसियों का डर दिखाकर पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर,
बाबुल सुप्रियो को मनाने की कोशिशें, कैलाश विजयवर्गीय और दिलीप घोष से बात करने को कहा गया। जी हां दोस्तों, राजनीति छोड़ने का ऐलान कर चुके बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो को मनाने की कोशिशें हो रही है। सूत्रों के मुताबिक कैलाश विजयवर्गीय और दिलीप घोष से बातचीत करने को कहा गया है। शनिवार को बाबुल सुप्रियो ने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा था कि वह राजनीति छोड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के फेरबदल में मंत्री पद से हटाए जाने के कुछ दिनों बाद बाबुल सुप्रियो ने शनिवार को कहा कि वह एक सांसद के रूप में इस्तीफा दे देंगे। सुप्रियो ने संकेत दिया कि वह निर्णय आंशिक रूप से उन्होंने मंत्री पद जाने और बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई के नेतृत्व के साथ मतभेद की वजह से लिया है। सुप्रियो, जिन्होंने 2014 से नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में कई विभागों को संभाला था, को इस महीने की शुरुआत में एक बड़े मंत्रिमंडल फेरबदल के दौरान हटा दिया गया था। बाबुल सुप्रियो ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा कि जा रहा हूं अलविदा। अपने माता पिता, पत्नी, दोस्तों से बात की और उनकी सलाह सुनने के बाद मैं कह रहा हूं कि मैं जा रहा हूं। मैं किसी अन्य पार्टी में नहीं जा रहा हूं। तृणमूल कांग्रेस, माकपा, कहीं नहीं। मैं पुष्टि कर रहा हूं कि किसी ने मुझे फोन नहीं किया और मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है महामारी कोरोना की ताजा स्थिति। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 19 करोड़ 69 लाख को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 42 लाख के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, टर्की, अर्जेंटीना, कोलंबिया आदि देशों का नाम आता है। वहीं दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देश की बात की जाए तो अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित है। अब दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ 16 लाख 55 हजार को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 4 लाख 24 हजार के पार है। इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 15 अगस्त से देश में महिलाओं के लिए विशेष अभियान, 8 करोड़ व्यापारी करेंगे आगाज। जी हां दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश में महिलाओं को लेकर देश के व्यापारी एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रहे हैं। केंद्रीय महिला विकास एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी की अपील पर अब देश भर के करीब 8 करोड़ व्यापारी इस अभियान को शुरू करेंगे, जिसमें देश भर की महिलाओं को उद्योगों की कमान सौंपने के साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर काम किए जाएंगे। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने हाल ही में देश में मौजूद करीब 40,000 व्यापारिक संगठनों से संपर्क किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ ही महिला उद्यमिता अभियान को शुरू करने की घोषणा की है। इस बारे में केट के अध्यक्ष पीसी भरतिया और महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि देश में आर्थिक और सामाजिक विकास का यह अभियान भारत सरकार के महिला एवं बाल कल्याण विभाग और केट द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। केट ने भारत में व्यापार कर रहे 8 करोड़ से ज्यादा व्यापारियों के आर्थिक के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन में भी बड़ी भूमिका निभाने का आग्रह करते हुए कहा कि अब व्यापारियों को देश में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को उद्यमी बनाने का एक विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, असम मिजोरम सीमा विवाद, सैटेलाइट मैपिंग से तय होगी पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाएं। केंद्र ने कहा बॉर्डर पर हुई झड़प की सीबीआई जांच नहीं। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने सैटेलाइट मैपिंग के जरिए पूर्वोत्तर राज्यों का सीमा विवाद सुलझाने का फैसला किया है। अधिकारियों ने बताया कि मैपिंग का काम नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ महीने पहले सैटेलाइट मैपिंग के जरिए राज्यों की सीमाओं के सीमांकन का सुझाव दिया था। अमित शाह ने पूर्वोत्तर में सीमाओं और जंगलों की मैपिंग के लिए NESAC की मदद लेने की बात कही थी। दोस्तों शिलांग स्थित NESAC पहले ही इस इलाके में फ्लड मैनेजमेंट के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। अधिकारियों ने कहा कि सीमाओं का बंटवारा वैज्ञानिक तरीके से होगा तो गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। राज्य भी इसे मानने के लिए तैयार होंगे। एक बार सैटेलाइट मैपिंग हो जाने पर पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाएं तय हो जाएंगी और विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वहीं दोस्तों केंद्र ने उस बारे में भी साफ कर दिया है कि असम मिजोरम सीमा पर हुई झड़पों की सीबीआई जांच कराने की कोई योजना नहीं है। विवाद को बातचीत से शांति भरे माहौल
माहौल में निपटाया जाएगा। सरकार के 2 सीनियर अधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहती जिससे जमीनी स्थिति और खराब हो। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। गोल्ड हुआ 1132 रुपए महंगा, चांदी 2380 रुपए घटी। जानिए क्या है आज के दाम। जी हां दोस्तों, गोल्ड को भारत ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में जाना जाता है। लिहाजा कोरोना संकट के बीच भी निवेशकों ने सोने में जमकर लेवाली की। इससे कीमती पीली धातु की कीमतों को समर्थन मिला और इसने पिछले साल अगस्त में सर्वोच्च स्तर छुआ। हालांकि जैसे जैसे कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई तेज होती गई वैसे वैसे सोने के दाम में उठापटक होने लगी। फिर भी कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सोने के दाम में स्थायी तेजी दर्ज की गई। वैसे दोस्तों फिलहाल सोने की कीमतों की बात की जाए तो फिलहाल दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत 47,442 रुपए प्रति 10 ग्राम है और चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमत 66,274 रुपए प्रति किलोग्राम है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने विद्या कॉरिडोर की रखी नींव। बोले यूपी आता हूं तो लगता है घर आया हूं। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा भारी बहुमतों के साथ सत्ता में वापसी करेगी। साथ ही उन्होंने विपक्षी नेताओं से हार के लिए तैयार रहने को कहा है। लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में बन रहे उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस के भूमि पूजन समारोह में बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य एक लीडर के रूप में उभरा है। शाह ने मिर्जापुर में विद्या कॉरिडोर के लिए भूमि पूजन किया था। दोस्तों यूपी दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने 44 कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य में बदल दिया। उन्होंने कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार किया जो अब निवेश को आमंत्रित कर रही है और भ्रष्टाचार की भी जांच की है। कोविड महामारी के दौरान योगी जी और उनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। विपक्षी नेता अब सामने आएंगे क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, लेकिन लोगों को उनसे गुमराह नहीं होना चाहिए। वे कहां थे जब भूमि माफिया थे, दंगे हो रहे थे, महिलाओं के साथ अपराध चरम पर थे और परिवारों के पास शौचालय नहीं थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना महामारी की तीसरी वेव कब आएगी। कोरोना महामारी की तीसरी लहर, CSIR प्रमुख ने किया खुलासा। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर इजाफा हो रहा है। खासकर केरल तमिलनाडु में जिस तरह से संक्रमण का ग्राफ ऊपर जा रहा है उसे देखकर यह माना जा रहा है कि ये कोरोना महामारी की तीसरी लहर है। क्या वाकई कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है? इस पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR ने बड़ा खुलासा किया है। CSIR के महानिदेशक डॉक्टर शेखर सी मांडे ने कहा कि यह तो निश्चित है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर आएगी, लेकिन यह कब आएगी और क्या लक्षण होंगे इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। टाइम्स ऑफ इंडिया पर प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक CSIR प्रमुख ने कहा कि टीकाकरण और मास्क पहनने से निश्चित रूप से तीसरी लहर की तीव्रता को कम करने में मदद मिलेगी। डॉक्टर मांडे ने कहा कि वे केरल में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों का विश्लेषण कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट प्लस ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। मांडे ने कहा कि कोरोना वायरस को डेल्टा वेरिएंट खराब है, लेकिन डेल्टा प्लस के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्रिटेन, यूरोप और अमेरिका ने अगली लहर देखी है। हमें एक संरक्षित दृष्टिकोण अपनाना होगा। अगली लहर आने की संभावना है, लेकिन कैसे और कब यह अभी पता नहीं चला है। यह वायरस के नए म्यूटेंट या कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने में ढिलाई के कारण हो सकता है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ताजमहल कौन से जिले और कौन से राज्य में स्थित है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि ताजमहल कौन से जिले और राज्य में स्थित है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।